गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। बच्चों, ईस्टर रविवार की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको श्रीलंका के लेक्चर में मैंने बताया कि ईस्टर रविवार क्या था। जीसस क्राइस्ट ईसाई धर्म के प्रवर्तक, वो जब उनको क्रूसीफाई कर दिया गया तो क्रूसीफाई के पश्चात 3 महीने के बाद ऐसी मान्यता है कि वो फिर से जीवित हो गए थे तो और उसी की याद में हम लोग ईस्टर रविवार मनाते हैं। ईस्टर रविवार की घटना श्रीलंका की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, तो उम्मीद है पिछला लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज हम लोग जापान के बारे में बात करेंगे कि वैश्विक पटल पर कैसे जापान हम देखेंगे कि जापान बहुत ही कम समय में कैसे वैश्विक पटल पर एक बेहतरीन आधुनिक अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा है। तो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द राइज ऑफ जापान, कि कुछ ही समय में जापान इतना आगे कैसे बढ़ा है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये मैंने कुछ हैंड नोट्स बनाए हैं आपके लिए, उम्मीद है कि आपको ठीक लगेगा। तो श्रीलंका की पूरी जांच पड़ताल करते हैं उसके पूरी अर्थव्यवस्था को। देखिए, 19वीं सदी यानी कि मतलब 1801 से लेकर के 1900 के बीच, तो अभी से ठीक 200 साल पहले तक जापान बहुत ही पिछड़ा हुआ समाज था। उसमें आधुनिकता का बीज नहीं फूटा था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि यूरोपियन शक्तियां, पश्चिमी शक्तियों ने उपनिवेशवाद को एशिया में बढ़ाया, तो 19वीं सदी के आरंभ में प्रशांत महासागर में यूरोपीय हलचल शुरू हो गई। क्योंकि आप जानते हैं कि जापान एक द्वीपीय देश है और पश्चिमी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। 4 इसके प्रमुख द्वीप हैं, होक्काइडो, होशु, शिकोकू और क्यूशु, ये 4 प्रमुख द्वीप हैं। इससे मिलकर के जापान बनता है। तो 19वीं सदी के आरंभ में पैसिफिक ओशियन में यूरोपीय शक्तियां आ गई और यूरोपीय जहाज घूमने लग गए। तो जो जापान का समुद्र क्षेत्र था, उसमें जैसे रूस हो गया, ब्रिटेन, अमेरिका, इन सब के जहाज का आवागमन होने लगा। तो जो रूसी सम्राट थे, उनको भय हुआ कि अरे ये तो बहुत गड़बड़ स्थिति हो जाएगी इस तरह से, क्योंकि वो तब तक वो जान चुके थे कि जापान के सम्राट को तब तक ये पता चल चुका था कि ये जो पश्चिमी शक्तियां हैं, यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियां हैं, इन्होंने भारत को, श्रीलंका को, चाइना को, चीन को, सबको इन्होंने उपनिवेश बना लिया है। तो उनका डर स्वाभाविक था। हालांकि जापानी जो सम्राट था वो केवल नाम मात्र का ही शासक था। जो वास्तविक सत्ता है वो शोगुनों के हाथ में थी। और शोगुन कौन हुआ करते थे? बड़े बड़े जमींदार, है ना, बड़े बड़े जमींदार जो जिनके हाथ में सैन्य क्षमता भी थी, वो सैन्य रख सकते थे। तो सदियों से सम्राट बस नाम मात्र का था और वर्तमान जो सत्ता है, जो ताकत है, वो शोगुनों के हाथ में थी। तो इस यूरोपियन हलचल को, जापानी समुद्र में जो ये यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों का जहाज घूम रहा था, इसको जापानियों ने गंभीरता से लिया। और देखेंगे आप कि 1825 ईस्वी में जापान ने विदेशियों के लिए अपनी धरती पर प्रवेश को रोक लगा दी कि कोई भी विदेशी शक्तियां जापान में प्रवेश नहीं कर सकती। उनको भय था कि जैसे यूरोपीय और पश्चिमी शक्तियों ने दुनिया भर में अपनी कॉलोनी बनाई है, उन्होंने भारत को, चीन को, श्रीलंका को, सबको कॉलोनी बनाई है, इस तरह से तो वो जापान को भी कॉलोनी बना लेगी। जापान को यह आशंका था कि चीन में अफीम का व्यापार बढ़ रहा था, लगातार ब्रिटिश हस्तक्षेप बढ़ रहा था, तो जापान का डर स्वाभाविक था। 19वीं सदी के मध्य तक, यानी कि 1850 ईस्वी तक, यूएसए भी इस दौड़ में शामिल हो गया। केवल रूस और ब्रिटेन ही क्यों, अमेरिका भी रुचि लेने लगा कि हाँ ठीक है। और 1853 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। 1853 अगर भारतीय इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो इस समय जो लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था और उसी के शासनकाल में मुंबई और थाने के बीच सबसे पहले ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ था। तो हम लोग तो इस दिन को याद रखते हैं। जापान के इतिहास में भी ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। एक अमेरिकन आर्मी कमांडर था पेरी के नेतृत्व में जंगी जहाज थे, वो जापानी क्षेत्र में पहुंच गए और उन्होंने जापान को युद्ध की धमकी दे दी। जापान डर गया और बिना युद्ध के ही जापान ने अपने 2 बंदरगाह अमेरिका के लिए खोल दिए और यहीं से जापानी अतिक्रमण आरंभ हो गया। यूरोपीय शक्तियाँ जापान में प्रवेश पाने लगी। जापानियों के साथ अलग अलग देश
अलग अलग यूरोप के देश अलग अलग संधि कर जापान में प्रवेश करने लग गए और जापान को लूटने खसोटने लगे। 1864 में आप देखेंगे, 1864 में यूरोपियों ने 2 जापानी शहरों पर बमबारी कर दी। क्यों बमबारी की? ताकि जापानियों को ये लग जाए कि हम सैन्य तौर पर बहुत मजबूत हैं, ताकि जापान आनाकानी ना करे। और इस तरह से सैन्य श्रेष्ठता स्थापित करके यूरोपीय शक्तियों ने जापान के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। फाइनली 1868 में, 3 साल के बाद 1868 में शोगुनों का शासन समाप्त हो गया। शोगुन कौन थे? जिनके हाथ में सैन्य ताकत था। सम्राट तो बस कठपुतली थे। अब 1868 में शोगुन का शासन समाप्त हो गया और इसी को हम लोग मेजी रिस्टोरेशन भी कहते हैं। तो कई बार आप ये टर्म सुनेंगे कि मेजी क्या है, जापानी इतिहास में मेजी रिस्टोरेशन या मेजी पुनर्स्थापन क्या है। तो 1868 ईस्वी में ये घटना घटी जिसमें शोगुन का शासन समाप्त हो गया। और क्यों समाप्त हुआ? तो यूरोपियों ने जापानी सम्राट को कठपुतली के तौर पर स्थापित कर दिया, शोगुनों को बेदखल कर दिया। चूँकि शोगुन बहुत मजबूत थे, वो यूरोपीय शक्तियों को खुलेआम जापान को लूटने खसोटने नहीं दे रहे थे। तो शोगुन को सत्ता से बेदखल किया गया और जो जापानी सम्राट था उसको कठपुतली के तौर पर सत्ता पर स्थापित किया गया। यही नया सम्राट मेजी कहलाए। इसी को मेजी कहते हैं, मेजी रिस्टोरेशन कहते हैं इस घटना को। ठीक है। अब जो जापानी सम्राट बना है वो तो कठपुतली है, वो तो यूरोपीय और पश्चिमी शक्तियों के हाथों का कठपुतली है, वो तो उसके हित में काम करेगा। जापान अब क्या हो गया? इस कारण से मेजी रिस्टोरेशन के बाद पूर्ण रूप से यूरोपीय देशों के संपर्क में आ गया। अब इसका एक फ़ायदा जापान को ये हुआ, जैसे आप भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो ब्रिटिश ने अपने हित में अंग्रेजी शिक्षा लागू की ताकि उन्हें सस्ता क्लर्क मिल जाए, जो रंग रूप से तो भारतीय हो लेकिन सोचने विचारने के आधार पर वो बिल्कुल अंग्रेज हो। लेकिन अपने बाज़ारों के एक्सपेंशन के लिए उसने रेलवे ट्रैक बनाए, उसने संचार व्यवस्था लागू की। लेकिन आप जानते हैं कि इसका भारत को भी फायदा हुआ। आधुनिकीकरण के रास्ते पर हमें जाने में ज़्यादा समय नहीं लगा। स्वतंत्रता के 75वें वसंत में ही भारत आज तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। तो कई चीज़ें अनचाहे में घटनाएं घटित हो जाती हैं। तो यूरोपीय देशों के संपर्क में आने से जापान ने उस पश्चिमी संस्कृति को अपनाना शुरू कर दिया। जापान ये समझ गया था कि अगर यूरोपीय शक्तियों का मुकाबला करना है तो आधुनिकीकरण को अपनाना होगा और सबसे पहली काम करनी होगी आत्मरक्षा। अपने आत्मरक्षा करने के उद्देश्य से उसने अपने आधुनिकीकरण को बढ़ाया और इससे क्या हुआ कि जापान में एक जागरण काल देखने को मिला। ठीक है। 19वीं सदी के अंत तक आप देख रहे होंगे कि 19वीं सदी के शुरुआत तक जो देश बिल्कुल पिछड़ा था, आधुनिकीकरण के बीज तक नहीं फूटे थे, 19वीं सदी के अंत तक वो आधुनिकीकरण के दौड़ में शामिल हो गया। उसने अपने लिए आर्थिक विकास का खाका खींच लिया, अपने यहाँ मुद्रा बैंकिंग प्रणाली शुरू कर ली, कोयला और उद्योग मंत्रालय स्थापित किए, सीमेंट लोहे के कारखाने स्थापित हुए, एक सुलभ परिवहन व्यवस्था लागू की गई, यातायात के साधन विकसित हुए। और सबसे सुंदर बात यह हुई कि बिना यूरोपीय मदद के, बिना यूरोपीय टेक्नोलॉजी के जापानियों ने खुद भाप से चलने वाला जलयान बना लिया। ये तो अपने समय का एक उत्कृष्ट नमूना था। जापानियों ने अपनी इच्छा, अपनी शक्ति, अपने बल के, अपनी बौद्धिक चेतना का प्रदर्शन करते हुए रेलवे, डाक, तार सबका विकास किया, संचार व्यवस्थाएं बेहतर की, है ना। अब आगे आप देखेंगे तो जापान यही नहीं रुका। हालांकि देखिए, कई बार इतिहास पढ़ते हुए हमें प्राचीन काल की गलतियां भी याद आती हैं। आप देखेंगे, प्राचीन काल तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब आधुनिकीकरण की शुरुआत की बात करें, फ्रांसीसी क्रांति के बाद आपको नेपोलियन याद आ रहे होंगे कि नेपोलियन ने भी सबसे पहले फ्रांस में फ्रांस के समाज को एकीकृत करने की कोशिश की, आधुनिकीकरण के रास्ते पर ले गया, है ना। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के विचारों को उसने संसार के कई सारे देशों में फैला दिया। फ्रांस के सीमाओं का अतिक्रमण कर गई ये विचार, पूरे संसार में फैल गई। और जब फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन का ही ये प्रभाव था कि ऑस्ट्रिया साम्राज्य का विघटन हुआ और 1870 में आप देखेंगे जर्मनी स्वतंत्र हुआ, 1871 में इटली स्वतंत्र हुआ। तो नेपोलियन रुका नहीं। नेपोलियन को, फ्रांस को जब वो उच्चतम स्तर पर ले गया तो उसे आधुनिकीकरण के सर्वोत्कृष्ट स्तर पर ले गया, तो उसे रुक जाना चाहिए था, लेकिन वो रुका नहीं।
उग्र राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ गया कि जैसे पहले पश्चिमी शक्तियाँ करती थी, अब फ्रांस भी शामिल हो गया अपने साम्राज्यवाद की ओर कि हम भी उपनिवेशवाद बनाएंगे। बिल्कुल यही नशा जापानियों को चढ़ा कि जापान ने जब अपना आधुनिकीकरण कर लिया, जब उसको लगा कि अब हम यूरोपियन शक्तियों से, वेस्टर्न पावर से कम्पीट कर सकते हैं, तो अब उसने क्या किया, यूरोपीय तर्ज पर ही साम्राज्यवाद की ओर रुख किया। सेना का सशक्तिकरण करना उसने शुरू किया कि हम भी तो अपने बाजार का एक्सपेंशन करेंगे। जापानियों को लगा कि ये जो हमारे यहाँ आधुनिकीकरण हुआ, हमारे यहाँ जो फैक्ट्रियों में, कारखानों में सामान बन रहे, इसके लिए हमें बाजार चाहिए। जापान तो एक छोटा सा देश है, तो हमें बाजार कैसे मिलेंगे? तो जैसे यूरोपीय शक्तियाँ साम्राज्यवाद का प्रसार कर रही है, ऐसे ही जापान भी अब प्रसार करेगा। तो सेनाओं को मजबूत की गई। 1895 में आप देखेंगे, 1895 ईस्वी में तो जापान ने, हालांकि ये 1800 कई जगह पर आपको 1894 भी दिखेगा कि जापान ने चीन के ऊपर आक्रमण कर दिया और उसका ताइवान जीत लिया, ताइवान वाला क्षेत्र। हालांकि ताइवान वाला क्षेत्र अभी अपने आप को चीन का हिस्सा नहीं मानता, इसको पहले हम लोग फार्मोसा आइलैंड बोलते थे। तो जापान ने 1894 में फार्मोसा आइलैंड पर कब्जा कर लिया। पहले चीन के कब्जे में कोरिया हुआ करता था, जापान ने जब चीन को हरा दिया तो चीन का जो कोरिया पर दावा था उसको खत्म कर दिया। इस तरह से कोरिया स्वतंत्र हुआ। 1905 में कोरिया को जापान ने अपना संरक्षित राज्य घोषित कर दिया, है ना। 1902 ईस्वी में देखेंगे आप कि जापान ने ब्रिटेन के साथ मित्रता की संधि कर ली। सोचिए कि कितनी बड़ी बात है कि 100 साल पहले तक जो देश पिछड़ेपन का शिकार था, जिसकी अपनी कोई क्षमता नहीं थी, वो देश 100 साल में ही आधुनिकीकरण के इस पैमाने को छू लिया कि जो ब्रिटिश जापान को उपनिवेश बनाया हुआ था, उस ब्रिटिश से अब जापान संधि करने की स्थिति में, मित्रता स्थापित कर ली। और जापान ऐसा करने वाला एशिया का पहला देश था जिसने यूरोपीय शक्ति की बराबरी की। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी। आगे आप देखेंगे 1904 में जो जापान का ऊपर वाला हिस्सा है, जिसको दक्षिण मंचूरिया कहते हैं, इस पर रूस का कब्जा था। और जापान चूँकि मजबूत हो गया तो उसने रूस से युद्ध किया। और 1904 में रूस बहुत बड़ा ताकत हुआ करता था और रूस को जापान ने पराजित कर दिया। दक्षिण मंचूरियाई क्षेत्र जापान के हिस्से में आ गया। जापान ने यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी एशियाई देश अब यूरोपियों को परास्त कर सकता है। इसका प्रभाव क्या हुआ? इसका प्रभाव जापान पर तो हुआ ही, दुनिया भर के उन देशों पर भी हुआ जिनको लग रहा था कि यूरोपीय शक्तियों से पार नहीं पाया जा सकता, जिनको यूरोपीय और पश्चिमी शक्तियों ने गुलाम बना के रखा था, जैसे भारत, श्रीलंका, चीन। तो जापान ने ये करके दिखाया, है ना। तो आप देखेंगे कि जापान की जो कहानी है वो 100 साल के भीतर ही सर्वोच्चता, उत्कृष्टता को छूने की कहानी है। तो जापान की कहानी उससे संसार को सीख लेनी चाहिए। हालांकि साम्राज्यवाद की तरफ बढ़ते हुए जापान के कदम ने जापान को अंधे युद्ध की तरफ धकेल दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में आप देखते ही हैं कि 1941 में अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जापान ने अटैक कर दिया था। और बिल्कुल ये तब की स्थिति थी जब जापान और अमेरिका के हुक्मरान अपने आप को दोस्त कहते थे। तो ये तो अमेरिका के पीठ के ऊपर छुरा घोंपना हुआ। हालांकि अमेरिका ने इसका प्रत्युत्तर 1945 में दिया। जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम फेंक दिए गए। अगर परमाणु बम नहीं फेंका जाता तो आपने द्वितीय विश्व युद्ध में पढ़ा होगा कि जापान को हराना बहुत मुश्किल था। जापानियों ने तो दक्षिण पूर्वी एशियाई में आप देखेंगे, दक्षिण पूर्वी एशियाई में उन्होंने ब्रिटिश को पीछे धकेल दिया। ब्रिटिश खाली करके अपने पुल को, अपने उपनिवेश को ध्वस्त करते हुए ब्रिटिश भाग खड़े हुए। और जापानी आक्रमण के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश की हालत जर्जर हो गई। जो हालांकि सुभाष चंद्र बोस का भी उसमें योगदान है, आज़ाद हिंद सेना का भी योगदान है, हम उसको नकार नहीं सकते। इसलिए तो सुभाष चंद्र बोस आज भी हमारे जनमानस में घर कर गए। तो जापानी आक्रमण के कारण ही ब्रिटिश कमज़ोर पड़ गया द्वितीय विश्व युद्ध में। और ये तय हो गया कि ब्रिटिश अब भारत छोड़ के भी जाएंगे। हालांकि वो कब जाते हैं ये डेट तो फाइनल नहीं था, लेकिन ये तय था कि ब्रिटिश अब भारत छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है। उसके और भी कई कारण हैं। क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बन गए थे, लेबर पार्टी की सरकार बन गई थी। हम उस डिटेल में आपको नहीं ले जाना चाहेंगे। हम फिर से जब भारत की स्टडी करेंगे तो देखेंगे। ये जापान के आधुनिकीकरण के रास्ते की तरफ कदम था। आपने ये देखा होगा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत ठीक लगा होगा। हम लोग इसी तरह से चीन का इतिहास, रूस का इतिहास भी पढ़ेंगे। ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट आपको एग्ज़ाम के लिए। ये आपको 14-15 मिनट में आप जापान के इतिहास को रिवाइज कर पाएंगे बच्चों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच।